साहब जय हिंद। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश। शुक्रिया सर, आपने समय दिया। सर, बड़े अहम मुद्दे पर मुझे बात करनी थी। दरअसल खबर आई कि भारत एयरफोर्स के बाद नेवी के लिए राफेल एम खरीद सकता है। सर, कितने राफेल की जरूरत है और क्यों भारतीय डिफेंस का, इंडियन डिफेंस का जो है भरोसा राफेल जीत रहा है? इसके पीछे कारण क्या है सर? हाँ राजेश, राफेल इंडियन एयरफोर्स के लिए खरीदे गए थे 36, क्योंकि हमारी एयरफोर्स में फाइटर स्क्वाड्रन बहुत कम हो गए थे। सरकार मोटा मोटी मानती है कि 42 फाइटर स्क्वाड्रन होने चाहिए। हमारे पास घटते 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 महज 30 बचे थे, तो इसीलिए आनन फानन में राफेल को खरीदा गया। 2 स्क्वाड हैं, अंबाला में और हज। जहां तक इंडियन नेवी की बात है, इंडियन नेवी के पास भारत सरकार चाहती है लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक पर्सपेक्टिव में कि 3-3 एयरक्राफ्ट कैरियर हों। हमारे पास ऑलरेडी 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, आईएनएस विक्रांत और आईएनएस विक्रमादित्य। अब भविष्य में जब पैसा होगा और सरकार पॉलिटिकल डिसीजन लेगी तो आईएनएस विशाल भी बनाया जाएगा। अब 3 अगर एयरक्राफ्ट कैरियर हैं तो उनके ऊपर हवाई जहाज भी चाहिए। तो अभी तक चल रहे थे ऑपरेशनल, हमारे पास मिग 29 विमान चल रहे थे नेवी के पास। बढ़िया नेवी फाइटर विमान है, अच्छी ड्यूटी कर रहे थे आईएनएस विक्रमादित्य के ऊपर, आईएनएस विक्रांत के ऊपर भी। लेकिन एक तो मिग 29 का नंबर्स कम हो रहे थे, दूसरी चीज है कि उनकी जो टोटल टेक्निकल लाइफ है वो भी अगले कुछ सालों में खत्म होने जा रही है। तो ऐसी हालत में भारत को भविष्य में आईएनएस विक्रांत के ऊपर, या जब हम समझो आईएनएस विशाल बनाएंगे उसके ऊपर, हमें एक बढ़िया नेवी वाला फाइटर विमान चाहिए। इसीलिए भारत ने दुनिया में सब जगह खोज खबर ली। लास्ट में बचे F-18 अमेरिका का और फ्रांस का राफेल एम। तो F-18 को टेस्ट करने के बाद हमारे पायलट्स लोगों ने ये बोला कि भारत सरकार से, सर हमें तो आप नेवी का एम दिलवाइए। तो अच्छी बात है, राफेल एम आ रहे हैं, 26 आ रहे हैं। मेरे ख्याल से ये एक गेम चेंजर साबित होगा। जी चलो मैं गुड़िया को बहुत प्यार। हाँ मैं कर देता हूँ, ठीक है सर। एक सवाल और जो बड़ा अहम था, क्योंकि राफेल की बात होती है, आपने एयरफोर्स के लिए राफेल ले लिए, नेवी के लिए आप राफेल ले रहे हो। अब मैं जो चीज समझना चाहता हूं, फिर तेजस का क्या है? हम तेजस पे इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन तेजस नेवी के लिए भी बात चल रही थी कि तेजस का वर्जन आएगा, लेकिन क्यों तेजस को लेकर क्या असमंजस की स्थिति क्यों बनी हुई है एयरफोर्स में भी, नेवी में भी? हाँ राजेश, तेजस का जो वर्जन नेवी के एयरक्राफ्ट कैरियर पर डिप्लॉय किया जाएगा वो भविष्य में आएगा, एक दिन आएगा, चाहे 8 साल लगे चाहे 10 साल लगे। देखिए फिलहाल HAL तेजस मार्क 1 बना चुकी है, मार्क 1A बनाना शुरू कर चुकी है, और बहुत तेजी से HAL जो है तेजस मार्क 2 बनाने की तरफ अग्रसर हो रही है। कॉमन फैक्टर इनमें है कि अमेरिका का जनरल इलेक्ट्रिक का इंजन है F414, जो कि तेजस मार्क 2 में लगेगा। अब जहां तक नेवी के लिए बात है, तो उसके बाद जो तेजस मार्क 2 होगा उसका भी जो एडवांस वर्जन होगा, जिसमें कि 2 GE के F414 इंजन लगेंगे, उसका नाम रखा गया है कि ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर। यानी डेक बेस्ड मतलब एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेट करेगा, फाइटर होगा, और ट्विन इंजन का मतलब है कि नेवी की जो रिक्वायरमेंट है कि वो इतने शॉर्ट, उसमें इतना दम चाहिए था कि शॉर्ट रनवे से टेक ऑफ कर जाए, तो उसमें 2 इंजन चाहिए FG के F414। और जो टाइम पर्सपेक्टिव है वो ऐसा है कि तेजस मार्क 1 बन चुका है, तेजस मार्क 1A HAL जो है प्रोडक्शन लाइन अगले 6 साल में बनाकर एयरफोर्स को हैंडओवर कर देगी। उसके बाद तेजस मार्क 2 अगले 8 साल के अंदर प्रोटोटाइप और एयरफोर्स से क्लियरेंस मिलने के बाद इंडक्ट हो जाएगा। यानी समझिए तेजस मार्क 2 इंडक्ट होते होते HAL और एयरफोर्स में 2035-2038 हो जाएगा।
तब जी तक डीआरडीओ, एचएएल और एडीए जो है, एयरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट, वो जो नेवी की रिक्वायरमेंट है इंडिया में, मेक इन इंडिया के तहत ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर, उसका प्रोटोटाइप, इंजीनियरिंग मॉडल सब कुछ डेवलप कर चुकी होगी। जी अब इसमें एचएएल बोल रहा है कि हम 8 से 10 साल में बना देंगे, लेकिन प्रैक्टिकल पीपल जो जमीन पे है, सबको मालूम है कि शायद 14, 15, 16 साल लग जाएंगे आज से। तो ये जी 14, 15, 16 साल तक हमें कुछ चाहिए, इसलिए हमने रफाल एम को ले लिया है। हाँ, जब लिया है, बढ़िया जहाज है, 40 साल तक चलेगा, बढ़िया चलेगा। हमें नहीं भूलना चाहिए कि मिग 29 नेवी के जो हैं वो अगले 6, 8, 10 साल में रिटायर हो खत्म। जाएंगे। ठीक है सर, बस एक आखिरी पॉइंट जो बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है और मेरे व्यूअर्स को और मुझे भी समझना है कि एक एयरफोर्स के पायलट में और नेवी के पायलट में क्या डिफरेंस होता है। एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर क्योंकि एक लिमिट होती है, इतनी बड़ी स्ट्रिप नहीं होती, उस पे लैंड करना और एक एयर स्ट्रिप पे लैंड करना जो जमीन के ऊपर मौजूद है, इनमें कितना डिफरेंस है सर? राजेश, बहुत मनपसंद सवाल आपने पूछा। मेरा सैल्यूट है, सलाम है नेवी के पायलट्स के लिए जो कि एयरक्राफ्ट कैरियर के डेक पे लैंड करते हैं। मैं मिग 23 उड़ाता था। हमें लैंडिंग के लिए 8000 फीट लंबा रास्ता रनवे मिलता था। हमें लैंडिंग के लिए जो रनवे मिलता था उसकी चौड़ाई 120 फुट होती थी। जबकि नेवी के फाइटर पायलट जब एक एयरक्राफ्ट कैरियर पे लैंड करते हैं तो रनवे की लंबाई महज 1000 फुट होती है और उस रनवे ओके की चौड़ाई महज 60 फुट होती है। तो जी मैं नेवी के सैल्यूट फाइटर पायलट्स को बहुत रेस्पेक्ट से कहता हूं कि वो जो है, मेरे ख्याल से एक आम एयरफोर्स पायलट के मुकाबले बहुत ज्यादा प्रोफेशनल होते हैं, डेडिकेटेड होते हैं और बहादुर होते हैं, खतरा ज्यादा मोल ले सकते हैं। जी जी सर, चलिए बहुत अहम बात आपने कही है। लेकिन बहुत एक्चुअली में ही मैं बहुत बड़ा फैन हूँ इस चीज का कि आप एक एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर इतने बड़े फाइटर प्लेन को लैंड करवा रहे हैं, इसके लिए तजुर्बा, ट्रेनिंग सब कुछ चाहिए होती है। एक बस आखिरी इंटरेस्टिंग सवाल मुझे बता, इसका थोड़ा जवाब भी चाहिए होगा क्योंकि अभी बात चल रही है थिएटर कमांड की, हाल ही में जवाब आया, लेकिन एयरफोर्स थिएटर कमांड से थोड़ी सी नाराज है। वाई? राजेश, थिएटर कमांड एस्टेब्लिशमेंट हो चुकी है पश्चिम में जी पाकिस्तान की तरफ, उत्तर में चीन की तरफ, जी दक्षिण में इंडिया के साथ। दिक्कत यह है कि आर्मी जब लड़ती है तो जी एक थिएटर में जो आर्मी कमांडर है वो वहीं का रिसोर्स इस्तेमाल करता है। ओके जब लड़ाई शुरू हो जाती है तो उसके बाद पाकिस्तान वाला थिएटर कमांडर ये कि मुझे कोलकाता में ईस्टर्न कमांड के जो टैंक तोप हैं उनको पाकिस्तान भेज दीजिए, नहीं जी होगा। ईस्टर्न कमांड के टैंक तोप जब तक पश्चिम के थिएटर कमांडर पहुंचेंगे तब तक 15 दिन निकल जाएंगे। उत्तर में अगर चीन के साथ लड़ाई हो रही है और उत्तर में चीन का जो थिएटर कमांडर है वो आर्मी हेडक्वार्टर को बोले कि मुझे दक्षिण में जो आर्मी की रिजर्व है हैदराबाद में, बेंगलोर में है, वो दे दीजिए, नहीं होगा क्योंकि उसको दक्षिण से उत्तर में जाने में 15 दिन का समय लग जाएगा। जी ऐसे ही नेवी का अगर वाइजैक के पास एक एयरक्राफ्ट कैरियर है, सबमरीन है, तुरंत उसको अगर पश्चिम में डिप्लॉय करना पड़े तो 3 दिन 4 दिन लग जाएंगे। जी उल्टा भी है, अगर बॉम्बे से या कोचिन शिपयार्ड से एक नेवी के या सबमरीन को जाना पड़े तो 5 दिन लग जाते हैं। ऐसा जी एयरफोर्स के साथ नहीं है। एयरफोर्स क्या आज एयरफोर्स की रिसोर्सेज मिराजेस आप लिख लिए ग्वालियर में है, वो सुबह की लड़ाई तो पश्चिम में पाकिस्तान के साथ कर लेंगे गुजरात में, दोपहर की लड़ाई वो जरूरत पड़ने पे ग्वालियर का मिराज 2000 उत्तर में जेएनके में भी चला जाएगा पाकिस्तान पे हमला करने। और शाम को अगर चीन भी डबल हमला कर रहा है तो शाम में ग्वालियर से वो सॉर्टी करने चला जाएगा चीन बॉर्डर पर अक्साई चीन में, और रात में जी सेम ग्वालियर से वो मिराज 2000 लड़ाई करने चला जाएगा अरुणाचल प्रदेश में, एलएसी के उस तरफ।
तो एयरफोर्स जो फ्लेक्सिबल होती है, जो हमारी एयरफोर्स की गुजरात में डिप्लॉयड है, वो 1 घंटे के अंदर ही जाके चीन पर हमला कर सकती है, और जो एयरफोर्स की यूनिट पश्चिम बंगाल में चीन के विरुद्ध डिप्लॉयड है, वो 2 घंटे के नोटिस में पश्चिम बंगाल से जाके पाकिस्तान के विरुद्ध सरगोदा में बॉम्बिंग कर सकती है। ये सब थिएटर कमांड के इक्वेशन में शामिल नहीं होता है। एयरफोर्स की कमांड एक ही होनी चाहिए, पूरे देश की एक ही कमांडर के नीचे होनी चाहिए। जी जी, चलिए सर, शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। आप जुड़े और तमाम पहलुओं को इतनी बारीकी से आपने समझाया। सैल्यूट इसके लिए। थैंक यू। जय हिंद सर, थैंक यू।